अब हम प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स में जाएंगे या एराइल हैलाइड में जाएंगे, एराइल हैलाइड। तो अब देखिए प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड में क्या क्या मेथड है। एक एरीन्स से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, एरीन्स मतलब वही हो गया डबल बॉन्ड वाले, ये बेंजीन रिंग वाले ऐसे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। और फिर डाइजोनियम सॉल्ट से भी कर सकते हैं, ये भी दो मेथड है, ये बाद में देखेंगे, पहले ये दो को हम देखेंगे। तो एरीन्स से कैसे बना सकते हैं और डाइजोनियम सॉल्ट से कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम आए हैं एरीन्स से कैसे बनाया जा सकता है। ये एक एग्जाम्पल ऑफ एरीन्स है। यहाँ पर टॉल्यूइन मतलब CH3 लगा है तो इसे टॉल्यूइन भी कहते हैं। तो ये टॉल्यूइन को हमें कन्वर्ट करना है हेलो एरीन्स में, मतलब एराइल हैलाइड में। तो इसमें हमें एक X लगाना है, मतलब एक हेलोजन लगाना है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 पोजीशन वैकेंट है, यहाँ इस 5 में से कहीं भी मुझे X लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पर हमने ये यूज किया है X2, मतलब क्लोरीन का हो या ब्रोमीन का हो, यहाँ लिखा ही है। मतलब ये Cl2 भी हो सकता है या Br2 भी हो सकता है, इसे मैंने यहाँ लगाया। साथ में आयरन है एज ए कैटलिस्ट और डार्क है, ये दोनों ही बातों का कोई मतलब है, वो दोनों हम अभी देखेंगे कि आयरन भी है और ये डार्क भी है। और ऐसा कैटलिस्ट यूज़ करके हमें क्या मिल रहा है, एक ऑर्थो हेलो टॉल्यूइन मिल रहा है और दूसरा पैरा हेलो टॉल्यूइन मिल रहा है और साथ में HX भी मिल रहा है। ओके, हो क्या रहा है थोड़ा शॉर्ट में एक बार समझते हैं। यहाँ पर हम दिखाते नहीं है लेकिन हाइड्रोजन तो रहता है ना एक एक, ठीक है। ओके, यहाँ भी वही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, एडिशन नहीं सब्स्टिट्यूशन। देखिए हर एक नाम एक जैसा है और उस नाम में ही पूरा मैकेनिज्म छिपा है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब कोई इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक करने वाला है, फिर से इलेक्ट्रोफाइल मतलब प्लस होना चाहिए। तो यहाँ हम अगर क्लोरीन को एग्जाम्पल में ले तो क्लोरीन का ही C+, ऐसा ये होगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल, ये आकर अटैक करेगा और अटैक करके क्या ऐड हो जाएगा, आंसर है नहीं। जैसे ये वहाँ पर ऐड हो रहा था ना, देखिए ये हमने जब ये वाला मैकेनिज्म पढ़ा था डिटेल में, तो यहाँ देखिए ये जो H था जाकर यहाँ पर H जो है यहाँ पर जाकर ऐड हो गया, फिर ये I जो है I यहाँ पर जाकर ऐड हो गया, तो इसे हम एडेंडम कहते थे। ये पूरा ही जाकर इसमें ऐड हो जाता था, यहाँ पर ऐड नहीं हो रहा, इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है लेकिन सब्स्टिट्यूट हो रहा है, एक को हटाकर दूसरे उनका जगह ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन किसको हटाकर क्या ले रहा है। अगर क्लोरीन की बात करूँ तो क्लोरीन को यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ ना, क्लोरीन C2 जो है वो देखिए क्लोरीन C2 है, उसे लिख सकता हूँ क्लोरीन प्लस और साथ में क्लोरीन माइनस, ठीक है। दोनों टूटकर ऐसा हो गया। मतलब कौन सा, ये देखिए इलेक्ट्रोफाइलिक में तो हमको ऐसे भी पता है कि यहाँ पर कौन सा क्लीवेज होगा, हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा। ये क्लोरीन 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, और दिखाते हैं Cl ये बॉन्ड है, इस Cl का अगर हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो जाए, मतलब कि दोनों इलेक्ट्रॉन अगर इस क्लोरीन पे आ जाए, तो ये क्लोरीन नेगेटिव चार्ज, ये क्लोरीन पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज वाला क्लोरीन जो है वही हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, वो जाकर मैं मानता हूँ कि यहाँ पर अटैक किया है इस वाले हाइड्रोजन कार्बन पे, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर अटैक किया और करके ये हाइड्रोजन को निकाल कर बाहर कर दिया है और खुद इसकी जगह ले लिया, तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पर ये हमारा Cl है, ये हाइड्रोजन निकला और ये क्लोरीन यहाँ अटैक किया, ये जो हाइड्रोजन निकला ये H+ है, वो इस Cl के संग कॉम्बाइन करके HCl बना रहा है, HCl। ओके, ऐसे समझ आ रहा है। अब यहाँ पर स्टडी यही करना है कि आयरन क्यों ले रहे हैं और फिर डार्क में क्यों रखे हैं इनको, ये भी हमें समझना है। और इस केस में जब यहाँ पर ये X लग रहा है तब क्या हो रहा है, ये जो हमारा Cl था Cl+, वो इस हाई कार्बन की जगह इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, सॉरी क्या ही कर दिया, इस कार्बन की जगह इस कार्बन पे अटैक कर रहा है। तो इस कार्बन पे अटैक कर रहा है तो मुझे ऐसा कंपाउंड मिलेगा, यहाँ पर Cl होगा, फिर से यहाँ से जो H निकल रहा है वो इस Cl के संग कॉम्बाइन करके Cl- के संग HCl बना रहा है। तो ये हमारा प्रोडक्ट ऐसे बन रहा है और ये आ रहा है। ओके, अब ये समझते हैं कि पहले आयरन क्यों यूज़ कर रहे हैं और फिर ये समझेंगे कि डार्क क्यों यूज कर रहे हैं। तो आयरन यूज़ करने का यही कारण है कि ये एक लुईस एसिड के जैसा काम कर रहा है आयरन, और इनका काम है
वीक इलेक्ट्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट करना। जैसे हमारा क्लोरीन है ना, अब आप कभी भी सोचिए क्लोरीन का बॉन्ड है तो एक क्लोरीन के पास ही दोनों इलेक्ट्रॉन क्यों चले जाएंगे? हाँ, कभी तो ऐसा होना नहीं चाहिए ना। जब ये बॉन्ड क्लोरीन के बीच में है तो कोई एक क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन को कैसे अपने तरफ खींच सकता है? तो इससे ये एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं बना सकता, Cl+ आसानी से नहीं बना सकता। तो इससे अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए हम आयरन यूज कर रहे हैं, जो एक लुईस एसिड के जैसा काम कर रहा है। क्या काम है इस आयरन का? लुईस एसिड का काम है टर्न्स पुअर इलेक्ट्रोफाइल इनटू बेटर इलेक्ट्रोफाइल। कैसे? कि जब भी ये क्लोरीन आयरन के संग रिएक्ट कर रहा है तो ये हमें फेरिक क्लोराइड और Cl2 दे रहा है। अब ये फेरिक क्लोराइड और Cl2 कैसे है? यहाँ से एक Cl निकल कर यहाँ पे क्लोरीन का बॉन्ड है ना, यहाँ से एक Cl निकल कर इसके पास जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? FeCl4-, ठीक है। और जो यहाँ पर एक Cl निकल गया इसका, तो ये जो बचा है ये Cl+। ओके, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि FeCl3 के संग जब क्लोरीन का कॉम्बिनेशन है, एक क्लोरीन का एटम यहाँ से निकल के इसके पास जाकर FeCl4- बना रहा है और दूसरे साइड हमें Cl+ मिल रहा है। अब ये Cl+ इज एक्टिंग एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ओके, ये मैकेनिज्म से है। अब यहाँ पर पहले मैं आयरन यूज कर रहा हूँ और आयरन फिर से क्लोरीन के संग कॉम्बाइन करके आयरन या फेरिक क्लोराइड बना रहा है। ये फेरिक क्लोराइड फिर क्लोरीन को कन्वर्ट करके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट कर रहा है ना। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आयरन ले सकता हूँ या तो फिर डायरेक्ट फेरिक क्लोराइड भी ले सकता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली जो मेन काम है वो ये फेरिक क्लोराइड ही कर रहा है। चाहे वो आयरन लूँ तो भी ये फेरिक क्लोराइड बन के आगे का काम करेगा, अगर मैं डायरेक्ट फेरिक क्लोराइड ले लूँ तो ये सीधा यहाँ से आगे का काम करेगा। तो दैट्स वाई हेयर लिखा है हेंस समटाइम FeCl3 और ACl3 इज डायरेक्टली यूज इंस्टीड ऑफ Fe। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर आयरन यूज कर सकते हैं, फेरिक क्लोराइड यूज कर सकते हैं या फिर एल्युमिनियम क्लोराइड भी यूज कर सकते हैं। इन सब का काम क्या है? ये है सेम कि इट कन्वर्ट्स पुअर इलेक्ट्रोफाइल इनटू बेटर इलेक्ट्रोफाइल। तो हमें इनका काम समझ आया। ओके, ये भी मार्क करके रखता हूँ। कभी आयरन की जगह फेरिक क्लोराइड भी लिखा रह सकता है या एल्युमिनियम क्लोराइड भी लिखा रह सकता है। आपको समझना है कि ये क्या कौन सा रिएक्शन हो रहा है। साथ में अब डार्क क्यों? क्योंकि अगर लाइट रहेगा तो हमारा क्लोरीन का इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनेगा, मतलब ये हमारा क्लोरीन का इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनेगा, मतलब Cl+ और Cl- इस टाइप से वो ब्रेक नहीं होगा, बल्कि क्लोरीन के रेडिकल्स बन जाएंगे। हमने पढ़ा था लाइट जब UV रे या सनलाइट पड़ रहा है तो क्लोरीन का रेडिकल बनता था। तो मुझे यहाँ रेडिकल का काम नहीं है, मुझे यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक ये करना है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है, ना कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इसलिए मुझे यहाँ पर डार्क में ही काम करना पड़ेगा। यही बातें यहाँ लिखी है कि रिएक्शन इज कैरिड आउट इन डार्क बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट Cl2 वुड ब्रेक इनटू क्लोरीन फ्री रेडिकल, क्लोरीन का फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होगा। बट हेयर वी रिक्वायर इलेक्ट्रोफाइल दैट इज C+ एंड नॉट फ्री रेडिकल। तो ये हमें यहाँ पर समझ आया। ओके, अब एक और बात यहाँ समझेंगे इसके साथ, जो बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। अगर आप ये समझेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा फील होगा। वो है कि जब मैं यहाँ पर बना रहा हूँ प्रोडक्ट, तो एक जगह मैंने ऑर्थो हेलोटोलिन लिखा है, दूसरी जगह पैरा हेलोटोलिन लिखा है, कहीं मेटा तो नहीं लिखा। आपको इतना तो अब तक पता चल गया होगा कि ये वाले पोजीशन को हम कहते हैं ऑर्थो, ये वाले पोजीशन को हम कहते हैं पैरा, और ये वाले पोजीशन को हम कहते हैं मेटा, है ना। तो यहाँ पर भी इस साइड भी मेटा है, ये साइड ऑर्थो है। तो इस पूरे रिंग में 2 ऑर्थो पोजीशन होता है, 2 मेटा पोजीशन होता है, एक पैरा पोजीशन होता है, ये हमें पता चले। यहाँ पर सिर्फ ऑर्थो और पैरा ही बन रहा है, मेटा नहीं बन रहा, क्यों? ओके, ये क्यों का आंसर ही हम इससे समझ सकते हैं, जो इजी है, थोड़ा देखने से ही आपको समझ आने लगेगा। ओके, सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं कि हमारा ये नॉर्मल टोल्यूइन था। ओके, यहाँ पर बॉन्ड है, ये बॉन्ड जब रेजोनेट होता ही रहता है, ये तो हमें पता है, क्योंकि यहाँ पर डीलोकलाइज पाई बॉन्ड है, ये ऐसे गोल गोल घूमते ही रहते हैं यहाँ से। तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट कर, इनके पास 2 ऑप्शन है, ये तो या ऊपर जा सकते हैं या तो नीचे वाले कार्बन में आ सकते हैं। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि ये ऊपर वाले कार्बन में चले गए, तो फिर ऐसा मिलेगा मुझे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो वहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जो Cl+ था
यहाँ पर उसे मैं E+ से डिनोट कर रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर बार C आए, कभी ब्रोमीन भी आ सकता है Br बनकर। तो ये इलेक्ट्रोफाइल E+ से डिनोट किया जा रहा है। तो इलेक्ट्रोफाइल आकर नेगेटिव साइड में अटैक करेंगे, तो यही है हमारा इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन। यहाँ पर आके उन्होंने अटैक किया, करके ऐसे यहाँ पर एक बॉन्ड बना लिया। तो ये कार्बन के संग E का एक बॉन्ड है, और ये कार्बन के संग H का बॉन्ड पहले से ही था, हम दिखाते नहीं है, लेकिन यहाँ 1 2 3 4 5 H पहले से ही है। तो यहाँ भी एक H पहले से था, यहाँ भी था, यहाँ पर अब दिखाने लग गए हैं कि यहाँ पर भी एक H है। तो ये कार्बन का 4 बॉन्ड बन रहा है, एक H के संग, एक E के संग, एक ये वाले कार्बन के संग, एक ये वाले कार्बन के संग। यहाँ तक हमने गए। अब यहाँ पर शुरू हो रहा है रेजोनेंस। ये जो बॉन्ड है यहाँ से उठकर यहाँ आएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से उठकर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगर ये दोनों बॉन्ड यहाँ से उठकर यहाँ आ जाए इस पोजीशन पे, तो ये पॉजिटिव तो अब नहीं रहेगा पॉजिटिव, क्योंकि इसे एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। इनका क्या हो रहा है, इनका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये पहले इस साइड बॉन्ड बना रहे थे, अब इस साइड बॉन्ड बना रहे, तो इनको तो कोई इलेक्ट्रॉन का फ़र्क नहीं पड़ा। इनका क्या हुआ, इनका इलेक्ट्रॉन चला गया, है ना। इनका इलेक्ट्रॉन अगर चला गया तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे। समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ, ये बॉन्ड था, यहाँ से उठकर ये बॉन्ड यहाँ आया। इस कार्बन को क्या फ़र्क पड़ता है, आप सोच के देखिए। इस कार्बन को, ये कार्बन पहले इधर से बॉन्ड बना रहा था, अब इधर से बॉन्ड बनेगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस कार्बन को क्या फ़र्क पड़ेगा, जब यहाँ एक बॉन्ड बन रहा है तो इनका एक इलेक्ट्रॉन नहीं था, बॉन्ड बनने के कारण इसे एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज इनके पास था वो ख़त्म, गायब। इस कार्बन पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, इनके पास पहले इलेक्ट्रॉन था क्योंकि बॉन्ड था, अब इनका इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। तो मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज था ना, वो यहाँ से उठकर यहाँ आ गया। फिर से जब ये बॉन्ड नीचे आएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से उठकर यहाँ चले आएंगे। देखिए थोड़ा आप थॉट प्रोसेस में देखिए, यहाँ आएंगे। अब यहाँ जब आते हैं तो ही मैजिक शुरू होता है कि यहाँ पर आने पे ये जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा है, तो इसी पोजीशन पे, इसी वाले कार्बन पे हमारा CH3 भी लगा है। और CH3 का नेचर है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, या वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, पॉजिटिव, ये कार्बन जो है हमारा पॉजिटिव चार्ज था, कैटायन था, और इससे ऊपर से CH3 के कारण इलेक्ट्रॉन की सप्लाई मिल रही है। देयरफॉर ये जो रेजोनेंस का ये वाला जो खास करके जो ये है स्ट्रक्चर है, ये स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि चार्ज अगर कम हो जाए तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ इस 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये वाला स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो ओवरऑल ये स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, तो ऐसा होना चाहेगा। ठीक है, ऐसा होना चाहेगा। तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से छोड़कर बाहर जा रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर जाएगा, तो H+ बनकर बाहर जा रहा है। जो इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पर छोड़ा, और वो इलेक्ट्रॉन ये इनके संग मिलकर बॉन्ड बना रहे हैं। यहाँ पे ये छोड़कर जाएगा तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव एक बॉन्ड बना लेगा खुद में, ये एक बॉन्ड बन गया और मुझे ये फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। एक बात ये जानना है कि क्यों यहाँ आकर अटैक कर रहा है, कि ऐसा यहाँ बनने के बाद ये स्टेबल रेजोनेंट स्ट्रक्चर मुझे एक मिल रहा है। इसमें आते हैं इसके बाद वाले में। यहाँ पर दिखता है कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर गया होता तो ये नेगेटिव होता, ये पॉजिटिव। यहाँ पर आकर फिर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते, इसे कहते हैं मेटा पोजिशन पे अटैक। यहाँ पर फिर एक हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन है, अब हाइड्रोजन और ई मतलब इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इनका क्या होगा, अगर बॉन्ड यहाँ से यहाँ है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, फिर बॉन्ड ये वाला यहाँ से यहाँ है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। ये तो क्या हुआ, पॉजिटिव यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब इस 3 पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीलेट कर रहा है। एक बार इस बार यहाँ आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है। यहाँ भी क्या कर रहा था, इस 3 पोजीशन में कर रहा था, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। ठीक है, और यहाँ पर इस 3 पोजीशन पे कर रहा है। अब देखिए इस 3 पोजीशन में जो हमारा पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है, क्या CH3 का हेल्प मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि CH3 तो इस पोजीशन में अटैच्ड है। यहाँ पर पॉजिटिव आए तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, यहाँ आए यहाँ कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, तो स्टेबिलिटी यहाँ पर नहीं आ रही है। ये सारे रेजोनेंस के जो स्ट्रक्चर है इनमें से कोई भी ज़्यादा स्टेबल नहीं है, लेकिन हालांकि इन तीनों में से ये वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल था, क्योंकि जहाँ पर पॉजिटिव कैटायन मिल रहा था वहीं पर CH3 का भी इलेक्ट्रॉन सप्लाई था। ओके, अब ये वाले में आते हैं। इसमें भी सेम है, अगर हमारा ये इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ चला जाता तो ये नेगेटिव चार्ज होता, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आकर अटैक करते तो यहाँ पर एक H और E का बॉन्ड बना होता, यहाँ पर E ये है प्लस है, कैटायन है। अब ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड अगर ऐसे ऐसे करके घूम रहे हैं तो ये प्लस मेरा कहाँ कहाँ घूमेगा, पहले एक बार यहाँ, फिर दूसरी बार यहाँ और तीसरी बार यहाँ। वही दिखा है यहाँ पर, देखिए एक बार यहाँ था, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। जब यहाँ पर आया
तो ये CH3 का कमाल फिर दिख रहा है, वो अपना इलेक्ट्रॉन सप्लाई करके यहाँ पर इसे स्टेबल बना रहा है। इसलिए देखिए यहाँ पर लिखा है रिलेटिवली स्टेबल कॉन्ट्रीब्यूटर। इन तीन में से इसमें स्टेबिलिटी है, इन तीन में से इसमें स्टेबिलिटी है, लेकिन इन तीनों में से किसी में भी स्टेबिलिटी नहीं है। देयरफॉर जहाँ स्टेबिलिटी है वहीं पर प्रोडक्ट मिलेगा, यहीं पर प्रोडक्ट मिलेगा, जहाँ स्टेबिलिटी नहीं है वहाँ पर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। यही कारण है कि मुझे ऑर्थो पोजीशन में और पैरा पोजीशन में मिल जाता है प्रोडक्ट, लेकिन मेटा पोजीशन में प्रोडक्ट नहीं मिलता है। ओके, इसी बातों को यहाँ पर लिटरेचर पे भी लिखा है, आप इस पे भी थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, एराइल ग्रुप्स आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल मतलब यहाँ पर कौन था, CH3 जो ऊपर में अटैच था ना टोल्यूइन के, वो आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। वी can also account for this property of alkyl group on the basis of their ability to release electron, an effect that is particularly important when alkyl group is attached directly to the carbon that bears a positive charge। तो ये CH3 का एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, और इसका जो परिणाम है वो तब ज़्यादा देखने को मिलता है जब जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसी कार्बन के साथ अगर CH3 अटैच्ड हो तो उसका परिणाम ज़्यादा देखने को मिलता है। यही लिखा है यहाँ पर, ठीक है। एन इफेक्ट दैट इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट व्हेन एल्काइल ग्रुप, ये वाला एल्काइल ग्रुप इज अटैच डायरेक्टली टू द कार्बन, ऐसे कार्बन के संग अटैच्ड है दैट बियर्स ए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो यही बात है, यही पैरा और ऑर्थो पोजिशन में ये चीज़ मिलता है। In para and ortho and para attack, we find that we can write resonance structure in which methyl group is directly attached to a positively charged carbon of the ring. These structures are more stable relative to any of the others because in them the stabilizing influence of methyl group by electron releasing is more effective. This structure therefore make a large stabilizing contribution to the overall hybrid of the ortho and para substitution एरियम आयन, ठीक है। ओके, यहाँ पर आ जाते हैं आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन। इसके पहले अभी जब हम यहाँ पढ़ रहे थे तो क्या क्या बात किए थे, सिर्फ ब्रोमीन और क्लोरीन की बात किए थे। देखिए यहाँ पर X2 जो था दैट इज इक्वल्स टू ब्रोमीन एंड क्लोरीन, लेकिन आयोडीन भी तो मुझे लगाना पड़ सकता है ना बेंजीन रिंग में, तो इस आयोडीन लगाने के लिए आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन है एक अलग से। यहाँ पर जस्ट मैं बेंजीन को आयोडीन के संग कॉम्बाइन कर रहा हूँ, तो एक यहाँ से फिर से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो पहले हो रहा था सेम। ओके, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकल कर बाहर और आयोडीन अंदर, तो मुझे ये मिला, जो हाइड्रोजन निकल कर बाहर आया है वो दूसरे आयोडीन के संग कॉम्बाइन करके HI। ओके, अब इस रिएक्शन में एक तकलीफ है, तकलीफ सिर्फ इतना है कि ये जो HI है ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये फिर से इसे रिड्यूस करके एसिड बना देता है। मतलब कि ये बैकवर्ड रिएक्शन भी जा सकता है। क्यों जाता है बैकवर्ड रिएक्शन? बिकॉज ऑफ HI ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस रिड्यूसिंग एजेंट को काटने के लिए, इसके प्रॉपर्टी को रोकने के लिए हमें क्या चाहिए कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, जो अगर मैं डाल दूं इसके साथ तो ये रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, या तो फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है इसे ओवरकम कर देगा। इसी कारण हम इस रिएक्शन के दौरान एज कह सकते हैं कैटेलिस्ट नाइट्रिक एसिड या तो फिर HiO4, जिसे पर आयोडिक एसिड भी कहते हैं, पर आयोडिक एसिड। ये तो पीरियोडिक एसिड जैसा देखने में लग जा रहा है, लेकिन ये पर आयोडिक एसिड है, ठीक है। तो ये पर आयोडिक एसिड या नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो विच ऑक्सीडाइजेस दिस हाइड्रोजन आयोडाइड ड्यूरिंग द आयोडाइनेशन। और ऐसा होने से क्या हो रहा है, जब ये रिएक्शन बन रहा है, ये जो बन रहा है इसे ये कंज्यूम किया जा रहा है, कौन? HNO3 या HiO4, ये इसे कंज्यूम कर दे रहा है। तो क्योंकि ये कंज्यूम हो जा रहा है, एज पर लार्ज प्रिंसिपल रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन नहीं जाता रहेगा। कब तक? जब तक ये I2 खत्म नहीं हो जाता। देखिए here the hydrogen iodide HI formed as side product is a strong reducing agent and reduces aryl halide, इसे aryl halide कहते हैं, back to arenes, इसे arenes कहते हैं, aryl halide से फिर से arene बना देते हैं। So presence of strong oxidizing agent like
नाइट्रिक एसिड और पर आयोडिक एसिड इज रिक्वायर्ड टू आयोडाइज HI, ऑक्सीडाइज HI फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों हमें ये ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ता है। ये जो इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन है, इसे हम फॉरवर्ड कैसे कर सकते हैं, ये सारी बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर वही दिखा है, नाइट्रिक एसिड को यूज करते हुए हमें आयोडोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिल रहा है। क्या फ्लोरीन को ऐसे बेंजीन रिंग में डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं। ठीक है, तो हमने ये बेंजीन का ऐसा जो बना रहे हैं बेंजीन रिंग, यहाँ पर हम क्लोरीन ऐड कर सकते हैं, ब्रोमीन ऐड कर सकते हैं, वो पहले वाले मेथड में। दूसरे वाले में फिर मैं आयोडीन ऐड कर सकता हूँ, ओके, लेकिन फ्लोरीन नहीं ऐड कर सकता, ये वाला पॉसिबल नहीं है। फ्लोरीन कंपाउंड्स आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन, ओके। अब आ जाते हैं, हेलोएरिन्स फिर से बना रहे हैं लेकिन बाय यूजिंग डाइजोनियम सॉल्ट। क्या है डाइजोनियम सॉल्ट? तो इन जनरल फॉर्म डाइजोनियम सॉल्ट जो है हमारा ऐसे ये होता है RN2X, ये हमारा डाइजोनियम सॉल्ट है, ओके। तो इस सॉल्ट को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? हेलोएरिन्स में। हेलोएरिन्स में कैसे? पहले देखते हैं कि ये सॉल्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये सॉल्ट बनाने के लिए पहले हमें एनिलीन लेना है, मतलब NH2 लगा हुआ एक बेंजीन रिंग जिसे एनिलीन कहते हैं, इसके साथ सोडियम नाइट्राइट, नाइट्राइट TRITE, नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट लेना है, साथ में HX लेना है, मिनरल एसिड HX, एक लो टेम्परेचर पे, देखिए कोल्ड एक्वस सॉल्यूशन। ऐसा अगर लेंगे तो यहाँ पर ये हमारा बन जाएगा N2X, ओके। यहाँ पर पूरा हमें रिएक्शन बैलेंस करके नहीं दिखाना है, सिर्फ हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है वो इंडिकेट करना पड़ता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो हमारा एनिलीन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम नाइट्राइट एंड HX एट लो टेम्परेचर, मतलब 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, हमें जो मिल रहा है दैट इज कॉल्ड बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, ठीक है। ये हमारा बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड है। इस बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड अब मुझे मिल गया, अब इससे मुझे कन्वर्ट करना है एराइल हैलाइड में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये हमारा कैटलिस्ट, सॉरी कैटलिस्ट नहीं है, ये हमारा रिएक्टेंट है। ये रिएक्टेंट क्या है? क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2, या तो फिर क्यूप्रस ब्रोमाइड Cu2Br2, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। देखिए ये क्लोरीन हो सकता है, ये ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन नहीं हो सकता। तो क्लोरीन या ब्रोमीन हो, क्यूप्रस क्लोराइड यूज़ करके मैं डाइजोनियम हैलाइड से कन्वर्ट कर सकता हूँ इसमें। यहाँ क्या होगा, जस्ट ये N2 जो यहाँ से निकल कर बाहर हो जा रहा है नाइट्रोजन, और ये X इसके संग जैसे था ऐसे कॉम्बाइन हो जा रहा है, तो यहाँ पर ऐसे हमें मिल रहा है, ठीक है ना। तो मैंने डाइजोनियम सॉल्ट से एराइल हैलाइड बनाया है, ऐसा एराइल हैलाइड जहाँ पर हैलाइड जो है वो इक्वल्स टू क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। क्या यूज़ कर रहा हूँ साथ में? क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड। अगर क्यूप्रस क्लोराइड यूज़ करूँगा तो ये हमें एराइल क्लोराइड मिलेगा, और अगर क्यूप्रस ब्रोमाइड यूज़ करूँगा तो एराइल ब्रोमाइड मिलेगा। अब एराइल आयोडाइड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर आई मिले मुझे, इसके लिए मुझे या क्यूप्रस क्लोराइड या ब्रोमाइड या आयोडाइड कुछ भी यूज़ नहीं करना है, उसके लिए मैं सीधा यूज़ करूँगा KI, मतलब पोटेशियम आयोडाइड। देखिए, रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजोनियम ग्रुप बाय आयोडीन डज नॉट रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस हैलाइड या क्यूप्रस आयोडाइड। उसमें मुझे क्यूप्रस आयोडाइड चाहिए था, या क्यूप्रस क्लोराइड चाहिए था, या तो क्यूप्रस ब्रोमाइड चाहिए था, ठीक है। ये इस केस में, आयोडीन वाले केस में मुझे ये क्यूप्रस आयोडाइड नहीं चाहिए। सीधा मैं KI के संग इसे अगर सेकिंग करूँगा, पोटेशियम आयोडाइड के संग अगर मैं इसे मिलाकर सेक करूँ तो सीधा मुझे ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये N2 अलग और ये I जो है यहाँ पर मिल गया, ओके। और सेम प्रोसेस है, एनिलीन से अगर मुझे बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बनाना है तो मुझे ये यूज़ करना पड़ेगा। ये भी इम्पॉर्टेंट बात है, ओके। ये सारे हमें ध्यान रखने हैं बिल्कुल, कि एनिलीन से अगर यहाँ पर सोडियम नाइट्राइट और मिनरल एसिड HX दिया है एट कोल्ड टेम्परेचर, तो मुझे यहाँ डाइजीनियम हैलाइड मिलेगा, ओके। इस डाइजीनियम हैलाइड को
अगर बेंजो आयोडो बेंजीन में कन्वर्ट करना है तो KI के संग सेकिंग करना होगा सोडियम आयोडाइड के संग, और अगर मुझे क्लोरीन या बेंजीन वाला हैलाइड बनाना है तो क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड यूज़ करना पड़ेगा। ओके, इतनी सी मेथड है बस। अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। यहाँ आपका फोकस इसके ऊपर होना चाहिए, इस साइड होना चाहिए, ये वाला तो सॉल्यूशन है। तो पहले आप इधर ही देखिए कि ऐसा एक प्रोडक्ट प्लस ये ऐसा एक रिएक्टेंट दिया है तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो आप यहाँ से देखिए SOCl2, इसका क्या मतलब था, ये था हमारा थायोनिल क्लोराइड और थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड, और ये कौन सा रिएक्शन कहते हैं, इसे हम करते हैं डार्जन्स प्रोसेस। और इस डार्जन्स प्रोसेस में होता क्या था, OH को हटाकर हैलोजन लगेगा और साथ में मुझे सल्फर डाइऑक्साइड और HCl मिलेगा। तो देखिए ये OH को हटाकर यहाँ का एक हैलोजन जो था यहाँ पर Cl लग गया। ओके, और जो OH निकला है उसके साथ एक H भी अलग होगा, O भी अलग होगा। O जो है ये SO के साथ मिलकर SO2, और जो H है ये Cl के साथ मिलकर HCl। और ये दोनों ही क्या है, बोथ आर स्केपेबल गैसेस, ये दोनों गैस स्केप कर जाते हैं, तो मुझे ये प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। तो बस इतना ही था, डार्जन्स प्रोसेस था ये। एग्जाम में आपको ये दिया रहेगा ऐसे रिएक्शन, इतना रिएक्शन दिया रहेगा, फिर आपको ये खुद से लिखना है। हो सकता है वो प्रोसेस के नाम भी आपसे पूछे, तो ये हमें समझना था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इतना में ही फोकस कीजिए। ये हमारा एक अल्कोहल भी है, मतलब बेंजीन रिंग भी है, अल्कोहल भी है, सब कुछ है। यहाँ पे HCl के संग हीट किया जा रहा है। तो क्या याद आ रहा है कि अल्कोहल वाले को मैं क्या करता था, HCl के संग अगर हीट करूँ, HX के संग हीट करूँ तो क्या होगा, हमारा OH रिप्लेस हो जाएगा Cl के साथ। जो ROH था वो रिप्लेस हो जाएगा, ऐड करने पे रिप्लेस हो जाता था RX के साथ ऐसे, और साथ में H2O मिलता था। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि ये जो OH है ये रिप्लेस हो जाएगा इस Cl के साथ, हो गया। और जो OH यहाँ से निकला है ये वाटर के संग कॉम्बाइन करके क्या, H के संग कॉम्बाइन करके हमें वाटर दे रहा है। ओके, ये वाले रिएक्शन हमने पढ़े थे पहले। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है कि सिर्फ इस OH के संग क्यों कॉम्बाइन कर रहा है, इस OH के संग क्यों नहीं कॉम्बाइन कर रहा है। तो इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि क्योंकि ये OH क्या है, इस कार्बन के संग डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसे हम कहते हैं फेनॉल। अभी फेनॉल में ये रिएक्शन काम नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। देखिए ये सब हमने पढ़ा था पहले, देखिए कैसे ये यूज़ आता है, एप्लीकेशन आता है इनका। इनमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और इसलिए ये बॉन्ड जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, देयरफॉर ये बॉन्ड नहीं टूटने वाला। लेकिन यहाँ पर जो OH है, वो ये ऑक्सीजन है, वो ये वाले कार्बन के संग अटैच्ड है जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड वाला कैरेक्टर नहीं है, देयरफॉर ये बॉन्ड टूट सकता है। ये एक नॉर्मल अल्कोहल के जैसा काम कर रहा है, जैसे मैंने यहाँ ROH लिखा वैसे ही, तो ये OH रिप्लेस किया जा सकता है, इसलिए हमारा प्रोडक्ट ऐसा होगा। इसका नाम है 4 मिथाइल हाइड्रोक्सी फेनॉल, इनका नाम है 4 क्लोरोमिथाइल फेनॉल। ओके, यहाँ पर रीजन भी दिया है। यहाँ पर देखिए CH3CH2Br और NaI, ये ड्राई एसीटोन देख कर ही आपको क्या आ जाना चाहिए याद, फिंकलस्टाइन रिएक्शन, जहाँ पर क्या होगा, ये ब्रोमीन या क्लोरीन रिप्लेस होगा आयोडीन से। तो देखिए ये ब्रोमीन को रिप्लेस कर दिया गया आयोडीन से, और NaBr एक साथ मिल गया। ड्राई एसीटोन का काम क्या है, इस NaBr को कंज्यूम करते रहना ताकि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता रहे। ठीक है, ये बात भी हमने देख ली। फिर ये नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ऐसा एक प्रोडक्ट रिएक्टेंट दिया है 2, और मुझे बोल रहे हैं कि क्या प्रोडक्ट होगा। ये मार्कोव-निकोव मैंने खुद से लिखा है, क्वेश्चन इतना ही है। तो यहाँ पर देखिए कोई पेरोक्साइड या ऐसा कुछ नहीं है, तो ये मार्कोव-निकोव रूल फॉलो करेगा। डबल बॉन्ड है ना यहाँ पर, तो डबल बॉन्ड वाले जब भी ऐसे हमें एक एल्कीन मिलता था डबल बॉन्ड वाला, और फिर मार्कोव HX है, तो ये डबल बॉन्ड टूट कर एक बॉन्ड आएगा, ऐसा डबल बॉन्ड हटा देना होगा मुझे बीच से, और एक में H कनेक्ट होगा, एक में X कनेक्ट होगा, एज पर मार्कोव-निकोव रूल। तो यहाँ भी डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड हट जाएगा तो इस कार्बन के भी एक पास बॉन्ड मिलेगा, इस कार्बन के पास भी एक बॉन्ड मिलेगा। अब एज पर मार्कोव-निकोव रूल नेगेटिव पार्ट जाएगा उस कार्बन के पास जिसके पास कम हाइड्रोजन है,
इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, अब देखिए अगर इस कार्बन को मैं पहले से देखूँ, हाँ ऐसे ही हटा के, तो इस कार्बन के पास अभी एक हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 एक हाइड्रोजन है। इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, इस कार्बन का एक भी हाइड्रोजन नहीं है। देखिए ये वाला कार्बन जो है 2 बॉन्ड इधर बना रहा है, एक बॉन्ड इसके साथ, एक बॉन्ड इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, बाकी सबके पास एक एक हाइड्रोजन है। अब अगर इन दोनों के बीच में ये वाला बॉन्ड टूट रहा है और एक एक नया नया लेग बाहर आ रहा है जहाँ पर नया बॉन्ड लग सकता है ये दोनों पे, तो आप बताइए ये नेगेटिव पार्ट किस पे जाएगा, इस कार्बन के पास, किस कार्बन के पास, उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। देयरफॉर नेगेटिव पार्ट इसके पास जाएगा, इसके पास हाइड्रोजन कम है, इस वाले कार्बन के पास, और इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन ज़्यादा है तो यहाँ पर हाइड्रोजन ही जाएगा पॉजिटिव पार्ट। तो अगर ऐसा हुआ तो मुझे ये दिखेगा, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन तो पहले से था इसलिए मैं इसे दिखाता नहीं हूँ। ये वाला हाइड्रोजन, ये यहाँ जो सब हाइड्रोजन थे पहले से थे उसे नहीं दिखा रहा हूँ, जो नए हाइड्रोजन आयोडीन आ रहे हैं उसे ही दिखा रहे हैं। तो आयोडीन यहाँ डबल बॉन्ड हटा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा है और एक आयोडीन यहाँ लगा है, और दिस इज एज पर मार्कॉफ-निकोफ रूल। तो बस इतने से करके हम मार्क्स कलेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। और यहाँ पर दिया है ऐसे करके एक कंपाउंड दिया है, साथ में लिखा है Br2 और हीट लिखा है। जब भी ये हीट या ऐसा UV ले लिखा रहेगा तो हमें ये समझना है कि ये मैंने खुद से यहाँ पर लिखा है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होने वाला है, Br और Br ऐसे दो रेडिकल्स मिलेंगे, तो हमारा यहाँ पर जो रेडिकल है यहाँ पे एक रेडिकल से के संग कॉम्बाइन करेगा, ठीक है, और यहाँ से जब एक हाइड्रोजन निकल के आएगा वो इसके संग कॉम्बाइन करके, तो ये तो हमें समझ आ रहा है एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा इसके संग ये जाकर यहाँ पर कॉम्बाइन करेंगे। अब रेडिकल कौन बनेगा, क्या ये फ्री इसका हाइड्रोजन जाएगा और ये रेडिकल बनेगा, ना कि फिर इसका हाइड्रोजन जाए और ये रेडिकल बने। ये जो भी रेडिकल बनेगा उसी के संग हमारा ब्रोमीन कनेक्ट होगा। तो आप देखिए दोनों पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, यहाँ हर चीज़ स्टेबिलिटी पे आकर रुकती है। अगर ये रेडिकल बने तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन रेडिकल अलग से बाहर निकला जो एक Br के संग कॉम्बाइन करके HBr, और ये वाला इसके संग कॉम्बाइन होगा, ठीक है ना। लेकिन उसके पहले ही देखते हैं कि अगर ये रेडिकल बनेगा तो ये कौन सा डिग्री रेडिकल है, ये हमारा रेडिकल वाला कार्बन एक कार्बन के संग अटैच्ड है तो ये 1 डिग्री रेडिकल है, ठीक है। और वेयर एज अगर मैं रेड से दिखाऊँ कि अगर ये रेडिकल बना तो यहाँ पर जैसे यहाँ रेड से दिखाना थोड़ा मुश्किल है, ऐसे ही दिखाता हूँ कि अगर ये रेडिकल बना तो यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ का चला जाएगा H+ बनकर, और वो Br के संग कनेक्ट करके HBr, और ये इसके संग कॉम। लेकिन ये जब रेडिकल बन रहा है तो ये 2 डिग्री रेडिकल बन रहा है। क्यों? क्योंकि जो रेडिकल वाला कार्बन है वो यहाँ एक कार्बन और यहाँ पे जो दूसरा कार्बन है इस दोनों के संग ये वाला कार्बन अटैच्ड है ना। तो जो रेडिकल वाला कार्बन 2 कार्बन के संग अटैच है तो ये 2 डिग्री कार्बन रेडिकल। अब 2 डिग्री रेडिकल इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री रेडिकल, देयरफॉर ब्रोमीन जाकर इसके संग ही जुड़ना चाहिए, इसलिए ये इसके संग जुड़ रहा है, ठीक है। यहाँ अगर मैं जोड़ देता तो हमारा आंसर गलत हो जाता। तो ये एज पर स्टेबिलिटी हमें देखना है कि 1 डिग्री 2 डिग्री रेडिकल कहाँ बन रहा है, उधर ही हम इसे फिक्स करेंगे। यहाँ पर भी देखिए वो सेम है, हीट है, ब्रोमीन हो रहा है, रेडिकल बनेगा, और यहाँ पे हमें फिर से ये प्रोडक्ट मिल रहा है। यहाँ पर ये रेडिकल जो बन रहा है उसके डबल बॉन्ड से कुछ लेना नहीं है, वो ये हीट और अल्ट्रा ऐसे रेडिकल बनेंगे Br का, वो इसमें इसके साथ या इसके साथ कॉम्बाइन करके HBr बॉन्ड बनाएंगे, और यहाँ से जो हाइड्रोजन रिलीज होगा वो HBr बनाएंगे। ओके, थैंक यू। अच्छा, साथ में थोड़ी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमारे हेलो एल्केन्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देख रहे हैं। तो हमारे जो एल्काइल हैलाइड है ये जनरली कलरलेस होते हैं जब प्योर हो, और जब आयोडीन और ब्रोमीन को अगर काफ़ी देर तक लाइट में एक्सपोज किया जाए तो इनमें फिर से वो रेडिकल फॉर्मेशन हो जाता है, और उसके बाद वो कलर डेवलप करते हैं। आयोडीन रेडिश हो जाता है और ब्रोमीन जो है वो रेडिश ब्राउन हो जाता है, आयोडीन वायलेट कलर के हो जाते हैं। और इनका जो वॉलेटाइल हेलो कंपाउंड्स है, हेलोजन कंपाउंड्स, वो स्वीट स्मेल करते हैं। और ये भी बात है कि जो लो मेंबर एल्काइल हैलाइड है, लो मेंबर मतलब जिनमें कार्बन के नंबर्स जो है कम है, जैसे एक C है, इसमें भी एक C है, इसमें 2 C है, तो ये सब लो मेंबर्स में आते हैं। तो ये लो मेंबर्स जो होते हैं वो गैसेस होते हैं। जैसे जैसे इनके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होते हैं वो हायर मेंबर्स बनते जाते हैं, वो लिक्विड भी बन जाते हैं और फिर और हाई होने पर सॉलिड भी बन जाते हैं। लेकिन जो लो मेंबर्स होते हैं जैसे जो क्लोरीन वाले
मिथाइल वाले जितने हैं, जैसे मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड या फिर क्लोरो फ्लोरो मिथाइल, ये सब गैसियस होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट जो हमारा हेलोजन कंपाउंड्स के है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो जनरली डिपेंड करते हैं उनके साइज़ के ऊपर कि उनका साइज़ कैसा है, उनकी मॉलिक्यूलर मास कैसे है, इसके ऊपर इनका बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड, उनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे है। तो हमने ये देखा था पहले भी, हम ये जानते हैं कि अगर छोटे छोटे साइज होंगे तो इनके ये सरफेस मिल रहा है हमें अट्रैक्शन के लिए, वैन डर वाल्स फोर्स अट्रैक्शन, छोटा अट्रैक्शन होगा, देयरफॉर इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अगर बड़े बड़े साइज मिल रहे हैं तो इतना बड़ा सरफेस मिल रहा है अट्रैक्शन के लिए, ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर रहेंगे तो इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जल्दी ये अट्रैक्शन टूटेगा नहीं। और अगर ऐसे हो, सर्कुलर की जगह अगर ऐसे लंबे लंबे करके कम मॉलिक्यूल्स हो तो इनको सरफेस एरिया भी जो मिल रहा है अट्रैक्शन का वो काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, इतने बड़े सरफेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनका बॉइलिंग पॉइंट और भी ज़्यादा होगा। तो अगर मैं लीनियर कंपाउंड्स की बात करूँ तो उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाती है वो सर्कुलर हो जाते हैं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अगर एटम का साइज़ बड़ा हो जाए तो बॉइलिंग पॉइंट फिर ज़्यादा है, एटम का साइज़ छोटा है तो बॉइलिंग पॉइंट छोटा है। ये सारी बातें हमने पहले भी पढ़ रखी है, यहाँ थोड़ा लिटरेचर देख लेते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड्स आर जनरली पोलर। मॉलिक्यूल्स हैलोजन कंपाउंड्स के पोलर होते हैं। क्यों होते हैं पोलर? ये एक कार्बन होता है और एक एक्स होता है। एक्स जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच लेता है और ये पॉजिटिव रह जाता है, देयरफॉर ये पोलर एक मॉलिक्यूल बन गया, एक साइड पॉजिटिव नेगेटिव है, एक साइड पॉजिटिव है, आर जनरली पोलर ड्यू टू ग्रेटर पोलरिटी एज वेल एज हायर मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास भी ज़्यादा है, पोलरिटी भी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डैट ऑफ द पेरेंट हाइड्रोकार्बन। ये जब नॉर्मल हाइड्रोकार्बन थे तो इधर भी कार्बन था और इधर में हाइड्रोजन थे मान लेता हूँ, लेकिन अब ये हाइड्रोजन रिप्लेस होकर एक्स आ गया तो एक्स जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, एक्स इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इनमें जो पोलरिटी है ज़्यादा आ रहा है इनमें, ठीक है, इसमें जो पहले पोलरिटी कम था, यही बात यहाँ कह रहे हैं। तो ड्यू टू ग्रेटर पोलरिटी एज वेल एज हायर मॉलिक्यूलर मास, क्यों? क्योंकि H का मास कम था, H की जगह जब X आ रहा है तो फिर मास भी बढ़ जा रहा है पूरे मॉलिक्यूल का, तो एज वेल एज हायर मास एज कम्पेयर टू द पेरेंट हाइड्रोजन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाइक डाइपोल फोर्स और वैन डर वाल्स फोर्स आर स्ट्रॉन्गर इन द हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो इनका मास भी बढ़ जा रहा है प्लस इनका साइज भी बड़ा हो जा रहा है, पोलरिटी भी इंक्रीज हो रहा है, तो इन सब कारणों से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है। पोलर मॉलिक्यूल्स ऑब्वियसली ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, अगर ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव तो वो दूसरे मॉलिक्यूल को भी अट्रैक्ट करेंगे जिनका पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे अलाइन होकर रहेंगे, तो इनमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगा ना। और अगर ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें कोई पोलरिटी नहीं है तो वो क्या ही अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे छोटे छोटे, और यहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। हेलोजन जब बन जाता है वो एच हटकर एक्स लग जाता है तो वो पोलर बन जाते हैं, उनका मॉलिक्यूलर साइज़ भी बड़ा हो जाता है, मास भी बड़ा हो जाता है, तो फिर उनमें अट्रैक्शन भी ज़्यादा है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाइक डाइपोल एंड वैन डर वाल्स फोर्स आर स्ट्रॉन्गर इन द हैलोजन डेरिवेटिव। दिस इज वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आर हायर देन दोज हाइड्रोकार्बन्स ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मास। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे जो सिमिलर हाइड्रोकार्बन्स है उसके कंपैरिजन में जो हैलोजन डेरिवेटिव्स है उनके बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा होती है, ठीक है, तो ये हमें समझ कर रखना है यहाँ से। और क्या कह रहे हैं कि अगर मैं सेम ये रखूँ, आर को सेम रखूँ, मतलब कार्बन के पार्टिकल्स, कार्बन नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो अगर आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन हो तो उनमें बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? सीधी सी बात है, अभी हमने पढ़ा कि जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उतना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा मिल रहा है। अब आप देखिए आर एफ अगर बन रहा है मॉलिक्यूल एक, तो एफ तो खुद बहुत छोटा है, आर के संग अटैच होगा तो छोटा ही मॉलिक्यूल बनेगा। वे जगह आर बी आर बन रहा हो या आर आई बन रहा हो तो काफ़ी बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा, क्योंकि आई का साइज़ बड़ा होता है, आयोडीन का साइज़ बड़ा होता है, तो ये बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा। बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा तो उनके बीच में अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, और छोटा मॉलिक्यूल बनेगा तो अट्रैक्शन कम होगा, और अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी उसका ज़्यादा है। यही कारण है कि फॉर द सेम एल्काइल ग्रुप ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड ऐसा है कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा। क्यों? क्योंकि इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा है, इनका साइज़ बड़ा है, इसके बाद इसमें, इसके बाद इसमें, और इसका सबसे छोटा साइज़ है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ छोटा होता है, क्लोरीन का उससे बड़ा, ब्रोमीन का उससे बड़ा, आयोडीन का सबसे बड़ा,
यही बात यहाँ लिटरेचर में लिखी है, द अट्रैक्शन दैट इज डाइपोल डाइपोल फोर्स एंड वेंडर वाल फोर्स। डाइपोल फोर्स क्यों आता है, क्योंकि ये पोलर होता है नेचर में, ये मॉलिक्यूल सारे एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव हो जाते हैं। बिकम्स स्ट्रॉन्गर एज द मॉलिक्यूल्स गेट बिगर इन साइज। तो बिगर कौन है, आयोडीन बिगर है, फिर ब्रोमीन छोटा, क्लोरीन और छोटा, फ्रोमीन और छोटा, एंड हैव मोर इलेक्ट्रॉन्स। फॉर द सेम एल्काइल ग्रुप ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड इज दिस, कि RI सबसे बड़ा, फिर RBr, फिर RCr, फिर RF। This is because with the increase in the size and mass of the halogen atom, the magnitude of van der Waals force increases। जो मैंने यहाँ पर कहा magnitude of van der Waals force increase हो जाते हैं। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं आइसोमर्स के, कि चलिए ना तो मॉलिक्यूल चेंज हो रहा है, वहाँ तो कह रहे थे ना कि अगर आयोडीन हो तो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, अगर ब्रोमीन हो तो कम होगा, क्लोरीन हो तो और कम, फ्लोरीन होगा तो सबसे कम, ऐसा। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि एक ही चीज़ है ब्रोमीन, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग है, कार्बन भी सेम है, नंबर ऑफ कार्बन्स भी सेम है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 कार्बन, यहाँ भी 1 2 3 4 कार्बन, यहाँ भी 1 2 3 4 कार्बन, इन सब के फॉर्मूला भी सेम है, क्या है, C4H9 और Br, ये सारे सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। ये एक लंबा सा स्ट्रक्चर है, इनमें छोटा सा ब्रांचिंग है एक ऐसे, और इधर पे ऐसा ब्रांचिंग है, और ये एक सर्कुलर टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो मैंने जैसे कहा ये लंबा स्ट्रक्चर है, तो इनका सरफेस एरिया और एक दूसरे मॉलिक्यूल से के संग जब ये अट्रैक्ट करेंगे तो इनके बीच में वेंडर वाल फोर्स जो है ज़्यादा होगा। ये सर्कुलर है तो एक और सर्कुलर को अट्रैक्ट करेगा ऐसे, तो वेंडर वाल फोर्स सिर्फ इतने सरफेस पे लगेगा, यहाँ पे थ्रू आउट द सरफेस लग रहा है, तो इनका जो ये है बॉइलिंग पॉइंट वो ज़्यादा होगा, इसका थोड़ा कम, और ये जब सर्कल शेप का हो गया तो और भी कम। ये सारी बातें यहाँ पर लिखी है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन ब्रांचिंग। जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। दिस हैपेंस ड्यू टू डिक्रीज इन द वैन डर वाल फोर्स बिटवीन स्फेरिकल मॉलिक्यूल। अगर ये स्फेरिकल मॉलिक्यूल बनता है, देखिए इसका शेप स्फेरिकल है, तो फिर इसका जो वैन डर वाल फोर्स है वो कम है, और ये अगर स्ट्रेट मॉलिक्यूल बनता है, स्फेरिकल मॉलिक्यूल एज कम्पेयर टू लीनियर मॉलिक्यूल, इसमें फोर्स कम है, इसमें फोर्स ज़्यादा है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो जैसे जैसे हमारा ब्रांचिंग इंक्रीज इन ब्रांचिंग होगा, वैसे वैसे हमारा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा इन हेलो एल्केन्स, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाई हेलो बेंजीन्स आर वेरी नियरली द सेम। अब ये बोल रहे हैं कि आइसोमेरिक डाई हेलो बेंजीन, ये क्या बोलना चाह रहे हैं, इनकी बात करना चाह रहे हैं कि डाई हेलो बेंजीन, ये है डाई हेलो बेंजीन, 2 हेलोजन है, इसमें भी 2 हेलोजन, ये तीनों ही डाई हेलो बेंजीन है, और ये तीनों एक दूसरे के आइसोमर है, क्योंकि इनका फॉर्मूला अगर देखूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सारे के सेम है, सिर्फ क्लोरीन यहाँ लगा है, इसमें यहाँ, इसमें यहाँ, तो ये पोजिशनल आइसोमर्स है एक दूसरे के। इनके बॉइलिंग पॉइंट वो कह रहे हैं कि सबका सेम है मोटा मोटी ऑलमोस्ट। देखिए आपको मिल रहा होगा, इतना नज़दीक नज़दीक बॉइलिंग पॉइंट है, ऑलमोस्ट सेम बॉइलिंग पॉइंट है इनका, ठीक है, ओके। तो वैन डर वाल फोर्स भी इन पे सिमिलर है, यहाँ लिखा है बॉइलिंग पॉइंट हमारा डिपेंड करता है वैन डर वाल फोर्स पे, इन सब पे सिमिलर वैन डर वाल फोर्स है, ये सभी सर्कुलर है, गोल गोल है, तो इनका सब कुछ सेम है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट सेम है। अब मेल्टिंग पॉइंट पे आए तो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है क्रिस्टल लैटिस पे, मतलब कि हमारे मॉलिक्यूल का शेप कैसा है, ठीक है। आप खुद सोच कर देखिए कि अगर एक बॉक्स है, इसमें आपको बार्स भरने हैं, बार्स ऐसे ऐसे, ठीक है, तो आप ऐसे ऐसे करके यहाँ पे बार्स भरेंगे, एक ऐसे रखेंगे, फिर ऐसे ऐसे, इस बार्स से पूरे बॉक्स को भरना है, फिर इसके ऊपर रखेंगे, ऐसे रख के आप जब इसे भरेंगे तो पूरा बॉक्स अच्छे से पैक हो जाएगा, बिल्कुल स्पेस, इसमें जो लॉस ऑफ स्पेस है वो बिल्कुल नहीं होगा, सब अच्छे से टाइट पैक हो जाएंगे, ठीक है। अगर इसी बॉक्स को आपको छोटे छोटे मार्बल से भरने हो, तो ऐसे ऐसे आप मार्बल डालेंगे, जितना भी डालें बीच में तो स्पेस मिल जाएगा आपको छोटा, जो स्पेस वेस्ट हो रहा है, यूज़ नहीं हो पा रहा, तो इससे कहते हैं अच्छा पैकिंग, इसमें पैकिंग अच्छा है, और इसमें पैकिंग जो है पुअर पैकिंग है, ओके। और इसे ही लैटिस स्ट्रक्चर कहते हैं, जितना अच्छा लैटिस स्ट्रक्चर होगा उतना हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग जल्दी नहीं होगा, ओके। और जितना ख़राब पैकिंग स्ट्रक्चर होगा उतना लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, ओके। अब आप देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा है, एक लंबे के जैसा, ऐसा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसा एल जैसा, इसका स्ट्रक्चर और भी टाइप का,
अब आप अगर इस बॉक्स में कोई भी लैटिस बनाना चाहेंगे तो ये अच्छे से लैटिस बनाएगा, क्लोजली पैक्ड रहेगा, इनकी पैकिंग अच्छा होगी, इनकी पैकिंग ख़राब होगी। तो जिनकी पैकिंग अच्छी है उनकी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई है, देखिए 323। जिनका पैकिंग ख़राब है मेल्टिंग पॉइंट कम है, क्योंकि ये मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं क्रिस्टल लैटिस पे। क्रिस्टल लैटिस मतलब उनका कैसा शेप है, वो एक साथ जब बन जाते हैं, एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तो वो कैसा लैटिस बनाते हैं, इसे ही लैटिस कहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर क्या लिटरेचर लिखा है, द पैरा आइसोमर आर हाई मेल्टिंग कंपेयर टू देयर ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स। दिस इज ड्यू टू सिमेट्री ऑफ पैरा आइसोमर्स, ये पैरा आइसोमर सिमेट्री है, that fits in crystal lattice better compared to ortho and meta isomers। तो पैरा आइसोमर्स अच्छा फिटिंग होता है कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स, कहाँ पर, क्रिस्टल लैटिस में। ठीक है, वही बात यहाँ लिखा है, पैरा का ग्रेटर देन ऑर्थो एंड मेटा ड्यू टू सिमेट्री। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। तो ये सब हमने जान लिया। एग्जाम में ऐसा हो सकता है कंपाउंड देंगे फिर कहेंगे कि इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, ऑर्डर सिर्फ बताओ कि कोई किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा। कुछ एग्जांपल्स हम जरूर देखेंगे इसके ऊपर। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी है, सिमिलर सी बात है कि जब हमारा हाइड्रोकार्बन था तो सी के संग एच लगा था। अब जब जो हेलो एडिन्स या हेलो एल्केन्स बन गए, जो एल्काइल हैलाइड बन गए, तो सी के साथ अब एक्स लग जा रहा है। हाइड्रोजन का मास कम है, एक्स का मास जो ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, उनका मास ज़्यादा होता है। देयरफॉर इनका मास ज़्यादा है तो ये वाटर से हैवी होंगे। देखिए ब्रोमो, आयोडो एंड पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर हैवियर देन वाटर। ठीक है ना, ये हाइड्रोकार्बन से जो डेरिवेटिव ऑफ ये है हाइड्रोकार्बन से, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, उनका मास हरदम ज़्यादा होता है, डेंसिटी ज़्यादा होती है। साथ में क्या कर रहे हैं, डेंसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये तो ये बोलने की बात ही नहीं है, जैसे जैसे कार्बन एटम इंक्रीज होगा डेंसिटी इंक्रीज होगी, जैसे जैसे हैलोजन एटम्स इंक्रीज होंगे डेंसिटी इंक्रीज होगी, और जैसे जैसे एटॉमिक मास ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीज होगी डेंसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, एटॉमिक मास मतलब एटॉमिक मास सबसे कम है फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो आयोडीन वाला अगर कोई कंपाउंड हो, जैसे कि यहाँ देखिए सब कुछ सेम है, बस क्लोरीन लगा है, सब कुछ सेम है, ब्रोमीन लगा है, सब कुछ सेम है, आयोडीन लगा है। अब किसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, आयोडीन का मास भी ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी 1.747 ज़्यादा, इसका मास कम है, इसकी डेंसिटी भी कम है, इसका मास और भी कम है, इसकी डेंसिटी और भी कम है। ओके ना, तो डेंसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द मास ऑफ द हैलोजन एटम। बाकी सब सेम रखते हुए अगर सिर्फ हैलोजन एटम का मास इंक्रीज हो रहा हो तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। देखिए यहाँ से यहाँ डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। ओके, ये सब बातें इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। तो अभी यहाँ हम क्या कर रहे हैं, कार्बन का इंक्रीज नहीं कर रहे, ना कोई दूसरा हैलोजन यूज कर रहे, सिर्फ हैलोजन के नंबर्स इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर ये था, 2 हैलोजन थे, मतलब ये मीथेन था, उसके बाद 2 हाइड्रोजन लगा है और 2 हैलोजन लगे। अब ये फिर से वही एक कार्बन है लेकिन 1 हाइड्रोजन है और 3 क्लोरीन लगा है हैलोजन। यहाँ पर अब ये चारों ही हैलोजन हो गए। ऑब्वियस ही बात है ना कि हाइड्रोजन हट रहा है, क्लोरीन आ रहा है, हाइड्रोजन का मास कम है, क्लोरीन का मास ज़्यादा है, तो जैसे जैसे मास इंक्रीज हो रहा है डेंसिटी भी इंक्रीज होगा, इसलिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। तो यही लिखा है, डेंसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। तो यहाँ पर जो मेन बात लिखी थी ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट थी कि डेंसिटी कैसे कैसे इंक्रीज होगा। डेंसिटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन कार्बन एटम, हैलोजन एटम एंड एटॉमिक मास ऑफ हैलोजन एटम। ठीक है, इन सब के इंक्रीज होने से डेंसिटी भी इंक्रीज होती है। ओके, अब सॉल्युबिलिटी पे चले आते हैं कि कौन सा कितना कहाँ पर घुल सकता है। तो सॉल्युबिलिटी के बारे में जो गोल्डन रूल है वो यही है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक। इसका मतलब कि पोलर वाले सॉल्यूट्स जो है वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे, नॉन पोलर वाले सॉल्यूट्स नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे। ठीक है, हमारा हेलो एल्केन्स क्या है, पोलर है कि नॉन पोलर, स्लाइटली पोलर है। ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, तो ये वाटर में इसलिए स्लाइटली डिजॉल्व करते हैं, ज़्यादा डिजॉल्व नहीं करते। देखिए, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, पोलर मॉलिक्यूल डिजॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल डिजॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। हेलो एल्केन्स आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। क्यों? देखिए,
कोई भी चीज़ वाटर में सॉल्युबल हो उसके पहले हम ये समझना है कि वाटर पहले वाटर है, मतलब वाटर में भी वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, प्लस माइनस क्योंकि वाटर पोलर है, प्लस माइनस। तो ऐसे यहाँ दिखा रहे हैं कि ये हमारा एक वाटर मॉलिक्यूल, ये हमारा दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, इस हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, उनके बीच में अट्रैक्शन है। ठीक है, यहाँ पर अट्रैक्शन है बीच में, जो मैं ऐसे रेड कलर से दिखा देता हूँ, अट्रैक्शन, सॉरी। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे जो हमारा हेलो एल्केन है या एल्काइल हैलाइड है, उनका भी स्ट्रक्चर ऐसे RX है, तो उनका भी RX, दूसरा RX, एक R के ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर इस पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन है, हो गया। अब जब ये डिजॉल्व होगा, ये मतलब अगर मैं कहूँ कि ये एल्काइल हैलाइड वाटर में डिजॉल्व होना है, तो यहाँ पर 3 चीज़ें होनी हैं। पहले इनके बीच में बॉन्ड टूटना है, फिर इनके बीच में बॉन्ड टूटना है, और फिर इन दोनों के बीच में बॉन्ड जुड़ना है। देखिए RX के संग हमारा हाइड्रोजन और O और X, तो ऐसे कह सकता हूँ कि इनके बीच में फिर जो बॉन्ड को जोड़ना है। ठीक है ना, यही बातें यहाँ पे लिखी है कि जब भी कोई चीज़ किसी में डिजॉल्व हो रहा है, अगर एल्काइल हैलाइड वाटर में डिजॉल्व हो रहा है तो एल्काइल हैलाइड के बीच का बॉन्ड टूटना है, वाटर के बीच के बॉन्ड टूटना है, और फिर एल्काइल हैलाइड एंड वाटर के बीच के बॉन्ड को बनना है। जब भी बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी रिलीज होता है, बाहर आता है, सॉरी, जब भी बॉन्ड टूटता है तो हमें एनर्जी देना पड़ता है, जिसे हम पॉजिटिव कहते हैं। यहाँ भी बॉन्ड टूट रहा है तो हमें एनर्जी देना है, पॉजिटिव एनर्जी, और जब बॉन्ड बनता है तो हमें एनर्जी मिलता है, जो है नेगेटिव एनर्जी। अब अगर ये दोनों एक दूसरे को, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे को कॉम्पेंसेट कर देते हैं तो ये डिजॉल्व होगा। और अगर नहीं कॉम्पेंसेट कर पाते, मान लीजिए कि ये एनर्जी ज़्यादा है, ये एनर्जी कम है, तो डिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इसे तोड़ने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, जुड़ने के बाद वो इतना एनर्जी रिलीज ही नहीं कर रहा, तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से आएगा, नहीं आएगा, देयरफॉर ये डिजॉल्व नहीं होगा। और इसे डिजॉल्व करना है तो मुझे बाहर से हीट देना पड़ेगा अलग से, तब ये डिजॉल्व होगा। वेयर एज अगर ये दोनों इक्वल होते, कि यहाँ पे ये दोनों इक्वल होते, कि ये दोनों एनर्जी जितना मुझे देना पड़ता है इसे तोड़ने के लिए, ये जुड़ते वक्त उतना एनर्जी रिलीज भी कर देता है, तो ये डिजॉल्व हो जाते हैं एक दूसरे में अपने आप, मुझे कुछ बाहर से कोई हीट देने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है ना, यही बातें यहाँ पर लिटरेचर में भी फिर से लिखी है। देखिए, इन ऑर्डर टू डिजॉल्व हेलो एल्केन्स इन वाटर, एनर्जी इज रिलीज्ड टू ओवरकम द अट्रैक्शन बिटवीन द हेलो एल्केन, energy is required. In order to dissolve haloalkanes in water, energy is required to overcome the attraction between, energy जो required है क्या क्या करने के लिए, overcome the attraction between haloalkanes molecules। तो haloalkanes molecules के बीच में जो attraction है, ये वाला attraction मुझे overcome करना है, और किस लिए, and break the hydrogen bond between water molecules। ये water molecules के बीच में जो bond है उससे भी मुझे break करना है। इन दोनों काम के लिए मुझे क्या चाहिए, energy is required। ठीक है, but lesser energy is released when new attraction or bond is set up between the haloalkanes and the water molecules। अब जब ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड सेट हो रहा है तब लेसर एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड मोर है, एनर्जी रिलीज्ड लेस है। तो ऐसा होगा तो क्या काम चलेगा, नहीं चलेगा। एज दीज आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज द ओरिजिनल हाइड्रोजन बॉन्ड इन द वाटर, ये बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए एनर्जी भी कम रिलीज़ कर रहा है। ये सारे बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इनमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए तोड़ने के लिए। ठीक है, एज अ रिजल्ट हेलो एल्केन्स आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, यही कारण है कि हेलो एल्केन्स स्लाइटली सॉल्युबल है। लेकिन ये वाटर की जगह अगर कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता तो अब ये जब बॉन्ड बन रहा होता हमारा हेलो एल्केन और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के बीच में, तब यहाँ पर बॉन्ड का अट्रैक्शन ज़्यादा होता, ये एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज़ करता, और ये एनर्जी रिलीज और यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड दोनों ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं, तो डिजॉल्व अच्छा हो जाता है। यही कारण है कि हमारा एल्काइल हैलाइड जो है वाटर में अच्छा सॉल्युबल नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अच्छा सॉल्युबल है। ठीक है ना, ये सारे लिटरेचर इंपॉर्टेंट है। हेलो एल्केन्स डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बिकॉज द न्यू इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन किसके बीच में, हेलो एल्केन्स एंड सॉल्वेंट, कौन सा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैव much the same strength as the one broken in the separate haloalkane and
सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर जो बनते समय जो स्ट्रेंथ आ रहा है, जो बॉन्ड में जो स्ट्रेंथ है वो सिमिलर है ये तोड़ने वाले स्ट्रेंथ से। तो जस्ट यही कारण है कि ये सिमिलर है बोलकर ये डिजॉल्व हो जाते हैं। ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, जैसे हमने कहा था। तो सीधी सी बात है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो जो ब्रोमीन और क्लोरीन का पहले कंपैरिजन करता हूँ, तो ब्रोमीन क्लोरीन में ये ब्रोमीन बड़ा है, क्लोरीन छोटा है, बड़ा एटम है, बड़ा मॉलिक्यूल है, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो CH3 का कम है, ब्रोमीन का इससे ज़्यादा है, CH3Br का। अब Br भी इंक्रीज हो रहा है, एक Br की जगह 2 Br है, और फिर 2 Br की जगह 3 Br है, तो फिर मॉलिक्यूल के साइज़ भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स के साइज़ इंक्रीज हो रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। तो CH2Br2 का ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा CH Br3 का है। देखिए यही बातें यहाँ लिखी है और लिटरेचर में भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। नाउ अमॉन्ग, ये आप देख लीजिए। ओके, ये हमारा ऑर्डर ये है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है 1 क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और 1 क्लोरोब्यूटेन। इन तीनों में पूछ रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर मुझे लिखना है इन दी इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो फिर देखिए 1 क्लोरोप्रोपेन का पहले मैंने स्ट्रक्चर बनाया, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का भी मैंने स्ट्रक्चर बनाया। आइसोप्रोपाइल, आइसो मतलब एक ब्रांच सिर्फ रहेगा। तो देखिए मैं जब यहाँ एक ब्रांच बनाऊँ कार्बन का, ये वाला चेन बनाऊँ, तो ये एक कार्बन से ब्रांच से मतलब चेन से बाहर है एक कार्बन, तो इसे आइसोप्रोपाइल। अगर 2 कार्बन चेन से बाहर होता तो उसे नियोप्रोपाइल कहते हैं। तो ये हमारा एक आइसोप्रोपाइल है और ये 1 क्लोरोब्यूटेन है। ठीक है, ओके। अब ये देखिए कि अगर मैं इसका और इसका कंपैरिजन करूँ तो ये लंबा ये है चेन है और ये छोटा चेन है। लंबा चेन है तो अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट इनसे ज़्यादा होगा। ठीक है, और इसमें ब्रांचिंग ज़्यादा है, मतलब कि इनका शेप थोड़ा सर्कुलर टाइप का बन रहा है। ये एक बार टाइप का शेप था, इनका शेप भी बार था। ये लंबा बार, ये छोटा बार और ये सर्कुलर। खुद ही बोलिए, लंबा बार का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद छोटे बार का उससे कम बॉइलिंग पॉइंट और सर्कुलर का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट। तो यही कंसेप्ट से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं लास्ट। तो ये हमें पता है क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, तो ये बॉन्ड जो है, ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड के बीच में जो लेंथ है, बॉन्ड लेंथ, वो भी छोटा होगा। क्लोरीन का साइज़ बड़ा है, ब्रोमीन का और बड़ा, आयोडीन का और बड़ा, तो इनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो भी बड़ा है। ये छोटा, ये और छोटा और छोटा। तो यही लिखा है कि सबसे पहले बॉन्ड का अगर लेंथ छोटा है तो हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर दिया है सबसे पहले। दिस इज बिकॉज, पहले आप बॉन्ड स्ट्रेंथ को देखिए, ये कह रहा है कि इनका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इनका कम, इनका कम और इनका सबसे कम। क्यों? क्योंकि इनका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि इनका बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड लेंथ कम है, लेंथ इनका लेस है। ओके, तो यहाँ लिखा है दिस इज बिकॉज एटॉमिक साइज क्या है, फ्लोरीन का कम, क्लोरीन का और ज़्यादा, ब्रोमीन का और ज़्यादा, आयोडीन का और ज़्यादा। सो द बॉन्ड लेंथ, फ्लोरीन का, कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ कम है, इसका और ज़्यादा, इसका और ज़्यादा और ज़्यादा। और बॉन्ड लेंथ अगर ज़्यादा हो रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारा डिक्रीज होता है। सो एज बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। यही मेन बातें थी, ये तो हम पहले भी देखे थे, तो यहाँ पर जस्ट एक बार और से रिकैप्चुलेट कर दिया कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, ये ऑर्डर है इनका। ठीक है, बॉन्ड रिएक्टिविटी, जैसे जैसे हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो रिएक्टिविटी कम है, जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है रिएक्टिविटी ज़्यादा है, क्योंकि जल्दी से टूट कर अलग हो जाएंगे। तो जस्ट यही है, मोर बॉन्ड स्ट्रेंथ लेस रिएक्टिविटी। सो द रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है जस्ट ये बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर का रिवर्स है। आप देख लीजिए, इसका रिवर्स है ये। ओके, समझ आया? और और अगर लिविंग ग्रुप की बात करें, लिविंग ग्रुप मतलब कि जैसे मैंने कभी कोई कंपाउंड बनाया, ऐसा है जैसे कि CH3Cl, तो ये Cl जल्दी से यहाँ इसे छोड़कर जाएगा कि यहाँ चिपका ही रहेगा, और एक CH3Br और एक CH3I। अब कौन जल्दी चिपका रहेगा, कौन छोड़कर चला जाएगा? CH3 जल्दी। तो जो जल्दी छोड़कर चला जाएगा दैट इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप। अब आप बताइए यहाँ पर ये I किसके कारण चिपका हुआ है? इसके में ये क्लोरीन से ये कार्बन से चिपका है, ये भी Br कार्बन से, ये Cl कार्बन से, ये भी। किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है? ये IF का C के संग बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, देयरफॉर ये जल्दी छोड़कर नहीं जाएगा।
लेकिन ये I का C के संग बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है तो ये जल्दी छोड़कर जाएगा। देयरफॉर हमारा आयोडीन जो है ये एक गुड लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप अच्छा है, और ये जो है पुअर लिविंग ग्रुप है क्योंकि ये जल्दी छोड़कर नहीं जाएगा। देखते हैं, मोर द रिएक्टिविटी बेटर द लिविंग ग्रुप। रिएक्टिविटी ऑब्वियसली इसका ज़्यादा है तो ये बेटर लिविंग ग्रुप है। सो द ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप भी सेम है कि फ्लोरीन का कम है, क्लोरीन का ज़्यादा, ब्रोमीन का और ज़्यादा, आयोडीन का सबसे ज़्यादा। गुड लिविंग ग्रुप रिजल्ट्स इन फास्टर रिएक्शन। तो जो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, जैसे आयोडीन या अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो फास्टर रिएक्शन होगा। और साथ में क्या कह रहे हैं कि एसिड मतलब होता है दैट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, हमने पढ़ा है लुईस एसिड दैट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। बेस मतलब जो दैट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन। तो वीक बेस मतलब जो इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट नहीं करना चाहता। ठीक है, समझ रहे हैं ना। एसिड बेस हम किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। वीक बेस जो इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट नहीं करे, ऑब्वियस सी बात है, दैट डज नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन इजली। ओके, हेंस गुड लिविंग ग्रुप आर वीक बेसिस। जो हमारा गुड लिविंग ग्रुप होता है वो एक वीक बेस होता है। गुड लिविंग ग्रुप मतलब जो छोड़कर जल्दी जाता है, वीक बेस मतलब वो जल्दी इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता। तो जो देना नहीं चाहता वो इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा। इसका मतलब कि जब यहाँ से ये टूटकर आयोडीन निकलेगा तो I- होकर जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा और यहाँ पर CH3 के माथे पे प्लस छोड़कर जाएगा। ओके, यही बातें यहाँ पे लिखी है। गुड लिविंग ग्रुप्स आर वीक बेसिस दैट हैव वेरी लेस टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। वीक बेस का क्या मतलब है, डज नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन इजली। तो वीक बेस हैव लो टेंडेंसी ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, रैदर दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड लीव्स द सबस्ट्रेट। तो ये इलेक्ट्रॉन तो डोनेट नहीं करना चाहता बल्कि इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाता है। तो गुड लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेकर सबस्ट्रेट को छोड़ देता है, इसे हम कहेंगे सबस्ट्रेट को छोड़कर चला जा रहा है। Among fluorine, chlorine, bromine, iodine is the weakest base and hence best living group। अब इस सारे में सबसे वीक बेस जो है वही तो बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा। तो आयोडीन हमारा वीक बेस है, आयोडीन हमारा वीकेस्ट बेस है एंड बेस्ट लिविंग ग्रुप। ये रिलेशन है बेस वीक बेस और लिविंग ग्रुप के बीच में कि वीकेस्ट बेस ही बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पर हमारा आयोडीन तो बेस्ट लिविंग ग्रुप है तो वो वीक बेस है, फ्लोरीन हमारा पुअर लिविंग ग्रुप है तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम हेलो एल्केन्स के रिएक्शंस के ऊपर डिटेल में पढ़ेंगे।